अमन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश पाठक। आज हम लोग दर्पण समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दर्पण क्या है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रस्तित अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है और उसका एक सतह रस्तित अवश्य हो। रस्तित का मतलब है कि एक दर्पण जो है उसका एक भाग रस्तित नहीं करेंगे तो प्रकाश परावर्तित नहीं होगी, और दर्पण का काम है प्रकाश को परिवर्तित करना। हम प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर जाकर पहले माध्यम में ही टकराकर पहले माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। रस्तित नहीं करेंगे, मान लीजिए कांच है, शीशा है, उसका एक भाग अगर हम रस्तित नहीं करेंगे तो प्रकाश आर पर निकल जाएगा, और आर पर निकल जाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, तब तो अपवर्तन होगा। तो दर्पण के एक साइड को, एक भाग को, एक सतह को हम लोग रचित करते हैं प्रकाश के परिवर्तन होने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं समतल दर्पण। दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समतल दर्पण वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल होती है। ठीक है, वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह का मतलब जिस सतह से प्रकाश प्रवर्धित होती है उसे प्रवर्तक सतह कहते हैं। तो वह दर्पण जिसकी प्रवर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाता है। अब हम बता रहे हैं आपको कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। देखिए, पहला, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये भी एक समतल दर्पण है। ओ से प्रकाश की किरण जा रही है, ओपी और ओ आर, दो किरण, ओपी और, तो ओपी प्रकाश टकराकर यहाँ रस्तित किया हुआ है, इसलिए पी से प्रकाश टकराकर पीक्यू दिशा में आगे बढ़ती है, निकल जाती है। और ओ आर की दूसरी किरण, देखिए ओ बिंदु से दो किरण दर्पण पर टकरा रही है, दर्पण पर दो किरण टकरा रही है, एक ओपी किरण, एक ओ आर किरण। तो ओ आर जो किरण है वो यहाँ पर एस दिशा में लौट रही है। ओ से ओपी किरण और ओ से ओ आर किरण दो ठो टकरा रही है, और परावर्तन होने के बाद पी से पीक्यू दिशा में और आर से आर दिशा में परावर्तित होती है। दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाकर आई बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। मतलब लग रहा है कि आई बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो आई बिंदु ओ बिंदु का प्रतिबिंब बना। अतः आई बिंदु जो है, देखिए दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, अतः समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये पहला इसका प्रॉपर्टी है। दूसरा है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। यानी दर्पण से अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होगी प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से उतनी ही होगी, बराबर होगी। तीसरा प्रॉपर्टी है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर ही होगी। यानी वस्तु की लंबाई 5 मीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 मीटर ही होगा। अगला इसका प्रॉपर्टी है कि किसी वस्तु का या मनुष्य का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जितनी मनुष्य की लंबाई है उसके आधे दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो हमारा जितना लंबाई है उसका आधा लंबाई दर्पण का होना चाहिए, तभी हम अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देख सकते हैं। ठीक है, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दर्पण में हम बायां हाथ उठाते हैं तो गौर कीजिएगा, हमारे घर पे जो शीशा लगा होता है वो समतल दर्पण ही है, जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो समतल दर्पण है। तो बायां हाथ जब उठाएंगे तो दायां हाथ उठना हमको प्रतीत होगा, अगर दायां हाथ उठाएंगे तो बायां हाथ हमारा उठना प्रतीत होगा। ठीक है, ये हमारा समतल दर्पण का प्रॉपर्टी था। एक और प्रॉपर्टी है इसका महत्वपूर्ण कि जब दो दर्पण थीटा कोण से झुके हुए हो, ठीक है, दो दर्पण थीटा कोण झुके हुए हो और दोनों के बीच एक प्रतिबिंब रख दिया जाए तो दोनों दर्पणों से परिवर्तन के बाद प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी ये समझिए। दो दर्पण थीटा कोण झुके हुए हो तो पहले हम क्या करेंगे, 360 बटा थीटा निकालेंगे, 360 बाई थीटा। यदि विषम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा का
मान ही होगा। लेकिन 360 बटा थीटा अगर सम हो, 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा यदि सम हो तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगा 360 बटा थीटा -1। एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यानी दो दर्पण 120 डिग्री के कोण पर झुके हों, तो पहले हम निकालेंगे 360 बटा थीटा बराबर 360 बाई 120, तो 3 आएगा, 3 तो विषम है, अतः इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 3। यानी दो दर्पण 120 डिग्री कोण पर झुके हों, ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या दोनों दर्पण के बीच वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की संख्या होगा 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो 360 बाई 90 इक्वल टू 4 हुआ, तो सम है ना, तो प्रतिबिंबों की संख्या घटाना पड़ेगा, 4 - 1 बराबर 3। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट है कि यदि 360 बटा थीटा का मान अगर भिन्न आता हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, एक घटा देंगे, और एक घटाने के बाद जो उसके बाद वाला पूर्णांक होगा वही प्रतिबिंब की संख्या होगा। ये थीटा बराबर 75 डिग्री, तो 360 बटा थीटा, तो 360 बटा 75, तो इसको हम घटाएंगे 3 से, 120, 25, 24, 25, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4.8 में से 1 घटाइए, तो 3.8 के बाद वाला कितना होगा 4, 3.8 के बाद वाला पूर्णांक होगा 4, तो 4 प्रतिबिंबों की संख्या 4 होगा। एक बार फिर मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यदि दो दर्पण थीटा कोण पर झुके हों और दोनों दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा जाए, तो दोनों दर्पणों के कारण जो प्रतिबिंब की संख्या होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, 360 बटा थीटा निकालेंगे। अगर ये विषम आ जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या वही होगा, अगर सम आता है तो एक कम कर देंगे। अब यदि ये भिन्न में आ जाता है, देखिए यहाँ पर 24 बटा 5 आया था, तो इसको हम दशमलव में करने के बाद एक कम कर देंगे, एक कम करने के बाद उसके बाद 3.8 आया है, जैसे अब एक उसमें बढ़ा देंगे, 3.8 बढ़ाएंगे 3.8 आएगा, तो 3.8 के जस्ट बाद जो पूर्णांक होगा मतलब 4, वही प्रतिबिंब की संख्या होगी। ठीक है, तो एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। दर्पण हमने पढ़े थे कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो निश्चित रूप से नियमानुसार प्रकाश को परिवर्तित करती है दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण, ठीक है, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है। अब समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की विशेषता है। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, दर्पण से वस्तु को जितनी दूर पर रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर पर बनेगा, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी बताए थे आपको कि बाएं हाथ उठाएंगे तो दायां हाथ दिखेगा, दायां हाथ दिखाएंगे तो बायां हाथ दिखेगा, और घर में जो शीशा लगा होता है चेहरा देखने के लिए, वही समतल दर्पण होता है। आप लोग इस प्रयोग को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वस्तु का आकार जितना होता है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होता है, यानी कि 5 मीटर की वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब 5 मीटर ही होगा। यदि मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो दर्पण की जो लंबाई कम से कम मनुष्य की लंबाई का आधा होना चाहिए, तभी हम वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, अब यदि दर्पण के सामने कोई वस्तु भी वेग से जा रही हो दर्पण की तरफ, तो प्रतिबिंब वस्तु की तरफ 2v वेग से आधा हुआ प्रतीत होगा। और दो दर्पण थीटा कोण से झुके हुए हों, तो उसके दोनों के बीच एक वस्तु रख दिया जाए, तो दोनों दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब होगा उसकी संख्या होगी 360 बटा थीटा। अगर विषम हो तो प्रतिबिंब की संख्या उतना ही होगा, यदि सम हो तो हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आपको हम बता दिए, ठीक है, कि आज हम लोग जो पढ़े वो हम लोग क्या पढ़े कि दर्पण क्या है और समतल दर्पण किसे कहते हैं, और समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए सिर्फ